तो जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया था, यानी एल्डिहाइड कीटोन और की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ये सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बात करें तो हम फिजिकल स्टेट की ही बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट, वैसे तो फिजिकल स्टेट वगैरह से कोई क्वेश्चन वगैरह तो आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बट अगर फिर भी हम बात करें तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले तो आपके पास एक मिथनल है। क्या है? मिथनल। जो मिथनल होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। दूसरा आपके पास क्या है? इथेनल है। इथेनल जो है ये आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, और भी कौन सा लिक्विड? वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड। अच्छा, वोलाटाइल लिक्विड क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जो आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। यानी जो इजीली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वोलाटाइल लिक्विड। इसके अलावा अगर आप बात करोगे यानी अदर, तो इसमें लिक्विड और सॉलिड ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगे। और ये सब बातें हम किस पे कर रहे हैं? एट रूम टेम्परेचर। यानी यहां पे हमने जितनी भी बातें की ये सब किस पे की हैं? एट रूम टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट के बाद अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की। स्मेल वगैरह कैसी होती है? तो जनरली अगर आप लोअर एल्डिहाइड लोगे, कौन से एल्डिहाइड? लोअर एल्डिहाइड। तो लोअर एल्डिहाइड की स्मेल कैसी होती है? पंजेंट स्मेल, मतलब गंदी सी स्मेल लगेगी आपको। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करेंगे किसकी? हायर एल्डिहाइड की। किसकी? हायर एल्डिहाइड की। तो इनकी स्मेल कैसी हो जाएगी? फ्रेग्रेंट हो जाएगी, मतलब खुशबूदार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? खुशबूदार। तो मतलब हायर एल्डिहाइड तो फ्रेग्रेंट होते हैं, लेकिन लोअर एल्डिहाइड कैसे होंगे? पंजेंट स्मेल वाले होते हैं। और अगर हम बात करें बच्चे, तो एल्डिहाइड और कीटोन का हम इस्तेमाल परफ्यूम वगैरह बनाने में जो होता है ना, वहां भी हम इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम या ऐसे कोई भी चीजें जिसका हम स्मेल वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि भैया एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, एंड ब्लेंड इन परफ्यूम, यानी परफ्यूम के अंदर भी लगाया जाता है, मतलब डाला जाता है। ब्लेंड इन परफ्यूम्स, परफ्यूम्स वगैरह के अंदर भी ये यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर आए हो? ठीक। हेलो हेलो। हाँ, क्या था?
परफ्यूम के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्मेल वगैरह ठीक ठाक होती है, इस वजह से जो है इसका हम यहाँ भी यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे काम की जो चीजें हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट और इसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो अगर हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा, हायर देन हाइड्रोकार्बन। किससे ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर, यानी अगर आप लगभग ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास ले लो तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। और इसका रीजन क्यों है, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। वेरएज अगर हम बात करें आगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर देन एल्कोहल होगा, एल्कोहल से क्या होगा, क्यों भाई साहब, ड्यू टू एच बॉन्डिंग एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ये सब जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मास कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल मोलर मास होना चाहिए, यानी कि मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, मास लगभग क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारे पास जो आता है अगला टॉपिक वो है सॉल्युबिलिटी। क्या है, सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पहली बात तो जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं वो सॉल्युबल होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर। कहां सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्यों भाई साहब, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। आपको पता है पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी का मेजर कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है विद वाटर, यानी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से ये पानी में क्या जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये सॉल्युबल और कहां होते हैं, फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो होंगे सॉल्युबल, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ा ही है, फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, ईथर, ईटीसी। ठीक है ना। एक बात याद रखना है कि मैंने बोला लोअर एल्डिहाइड सॉल्युबल है, मतलब जैसे ही आर ग्रुप बढ़ता जाएगा, मतलब अल्काइल ग्रुप जैसे ही बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी इनकी क्या हो जाती है, वाटर के अंदर कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इन H2O क्या कर जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। मतलब जो एल्डिहाइड लोअर वाले हैं वो तो सॉल्युबल हैं, लेकिन जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा मतलब एल्डिहाइड हायर वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे, किसके अंदर, और वाटर के अंदर। क्लियर बात। तो यहां तक की बातें हुई किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बात करूं तो ये दो टेबल और एक डायग्राम ये बना रखा है। अगर हम बात करें तो टेबल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का है, मोलर मास। अगर आप देखो मोलर मास ऑलमोस्ट 58-60 लगभग सेम है। और कुछ बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 273 केल्विन है। अगर हम बात करें मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन मतलब कौन सा, ये ईथर है, क्या ये ईथर है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है
281 है। अगर हम बात करें प्रोपेनल मतलब ये एल्डिहाइड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 322। एसीटोन मतलब ये क्या है कीटोन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 329 है। और प्रोपेनोन क्या है अल्कोहल है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 370 है। तो अगर आप देखोगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का 329 322 जबकि अल्कोहल का देखो 370, बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अल्कोहल। वेयर हाइड्रोकार्बन देखो 273 और आप एल्डिहाइड कीटोन का कंपेयर कर लो 322 329, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके जो है हाइड्रोकार्बन से। क्लियर बात। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक आपको देखा मिथॉक्सी मीथेन मतलब ईथर से भी क्या है ज्यादा। तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया। हाँ कई बार आ जाते हैं कंपैरिजन में भी, तो ध्यान रखना है इसको। और आजकल तो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो टेबल ओबल भी बना के दे देते हैं आपको। ये नीचे दे रखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है एच बॉन्डिंग है किसके साथ विद वाटर। आपको पता है ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसमें आर ग्रुप होता है, तो ये आर ग्रुप तो हमने इधर कर दिया, दोनों है तो मतलब कीटोन है। कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन, कार्बन कम है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव इस पे डेल्टा पॉजिटिव। सेम इधर एक कीटोन है। आपको पता है OH में यानी H2O के अंदर अगर हम बात करें तो O और H का क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच अट्रैक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच अट्रैक्शन, यही क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करो, उसके बाद चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। तो मतलब आप शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस, पहली डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमें जो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है वह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम आज यानी इस चैप्टर के अंदर शुरू करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें बहुत सारे केसेस हैं यानी अलग अलग एग्जांपल हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। बट सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन कम रिएक्टिव। सुना ध्यान से। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो पहली बात तो आपको न्यूक्लियोफाइल पता ही होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है अटैक ऑन प्रोटॉन रिच साइट। प्रोटॉन रिच साइट यानी जहां पर प्रोटॉन ज्यादा होता है वहां पर अटैक करता है। और आपको होता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होंगे एक्सेस में होंगे। इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ज्यादा होंगे, लेकिन प्रोटॉन के अंदर क्या होगी इसके पास डेफिशिएंसी होगी। न्यूक्लियोफाइल को हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपको पता ही है। तो अगर बात करो तो लेट से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इधर और इधर, ऑब्वियसली अगर R या H क्या लगा दिया आपने उसके बेसिस पर डिपेंड करे एल्डिहाइड या कीटोन है। अब मेरी बात सुनना, अगर आप इन दोनों में बात करो तो ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, यानी ये बॉन्ड ऑलरेडी पोलर था। तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है यानी ये यहां जाएगा और इसी स्टेप में कौन जाके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा आप बताओ पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव साइड पे। तो ये आके यहां अटैक करेगा पॉजिटिव साइड पर। कहां अटैक करेगा पॉजिटिव साइड के ऊपर। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा है पोलर है। तो जब बॉन्ड टूटेगा और न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां हो रहा है इस वाले कार्बन पे ऊपर,
और जब इस वाले कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। यहां ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहां गया, ऑक्सीजन की तरफ, और इसी कार्बन पे जाके कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा। ये हमारे पास बना इंटरमीडिएट। क्या बना, एक इंटरमीडिएट। अगर आप देखोगे तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है। पहले स्टेप में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। और ये स्टेप क्या होता है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। और अगर ये स्लो स्टेप है तो यही क्या होगा, आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। सही बात है। इसके बाद अगर बात करूं तो अगले स्टेप में हम क्या कर देते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कहीं से प्रोटॉन का सोर्स मिलेगा और प्रोटॉन इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। और ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है। और जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, ये जो आपका इंटरमीडिएट था इसमें इस तरफ क्या लग जाएगा, एच जाके लग जाएगा, और यहां से भैया ये माइनस चार्ज गायब, और ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया, ये प्रोडक्ट। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है। उसके बाद फिर अगले स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, और पहला स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। सही बात है। अब मेरी बात समझना कि हमने ये तो बात समझ लिया कि सर कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सारी स्टेप्स प्रोसीड करेंगे। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक, अगले स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, और पहला स्टेप क्या होता है, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सुना जानते हैं क्या क्या होगा। अच्छा, ये सब कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में चल रहा है। दो फैक्टर हैं। सबसे पहला कारण जो है रिएक्टिविटी का, वो क्या है, स्टेरिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। अब सर ये स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है कहां पर, कार्बन पर। सही बात है। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में तकलीफ होगी, भीड़ भाड़ ज्यादा तो तकलीफ, और अगर तकलीफ है तो अटैक आसानी से नहीं होगा। और आपको पता है बड़े सिंपल शब्दों में कि रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आप बताओ मुझे जल्दी से, एल्डिहाइड और कीटोन में से कहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। अगर हम बात करें तो ये मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है, R है, और यहाँ क्या है, H है, और ये क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड। और ये मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है, R, और यहाँ क्या है, R, और ये क्या है मेरे पास, कीटोन। आपको क्या लग रहा है, यहां पर दो बल्कि ग्रुप हैं भैया, इधर तो पहले एक है बल्कि, और इधर H है, तो भैया ये तो बहुत छोटा होता है H। अगर हम बात करें तो यहाँ कितने बल्कि ग्रुप हैं, ये भी बल्कि है, और ये भी क्या है, बल्कि। तो आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस कहां ज्यादा है, कीटोन के केस में। कीटोन के केस में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन के केस में ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं कीटोन कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की रिएक्टिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब क्या होगा, कीटोन लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड। रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। आई होप यहां तक क्लियर है। अब अगर हम इसके बाद दूसरे रीजन की बात करें कि भैया और रिएक्टिविटी पे क्यों फर्क पड़ रहा है, तो दूसरा रीजन है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोल दो।
इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सुनना बात ध्यान से, एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है कहां पर, कार्बन के ऊपर। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ R, यहाँ H, एल्डिहाइड है। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों जगह पे क्या हो जाए R, तो आपको पता ही है क्या होगा, कीटोन होगा। आप मुझे बस ये बताओ कि इस पे क्या आता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या आता है पार्शियल नेगेटिव, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। वैसे भी इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, सही बात है ना। मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां आगे करता है, कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज, सही बात। ये वाला जो ग्रुप है R, ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। कौन सा इफेक्ट लगाता है, लाइट इफेक्ट। यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये भी प्लस आई ही लगा रहे हैं। और ये वाला ग्रुप भी क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। आपको पता है कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन छीन के कौन ले जा रहा है, ऑक्सीजन। तो कार्बन पे आ रहा है प्लस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए क्या, प्लस चार्ज। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अटैक करेगा, सही बात है ना। यहां पर कार्बन में प्लस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दोनों ही कार्बन में प्लस चार्ज है। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, कार्बन के प्लस चार्ज को कम करने वाले दो ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट। अरे प्लस आई का मतलब क्या, उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, उनको इलेक्ट्रॉन देंगे। और तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, अब बताओ अगर ये दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां लगे हुए हैं, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, या मैं बोलूं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि कम थी इलेक्ट्रॉन, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। और इलेक्ट्रॉन देने वाले दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम। जबकि यहां हूं तो एक ही देने वाला है, मिलेगा तो इसको भी, लेकिन कम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड तो कीटोन। तो एल्डिहाइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कार्बन पे एज कंपेयर टू कीटोन। इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत आसानी से हो सकता है, सही बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कौन जीत रहा है, जब ये एल्डिहाइड, क्यों, रीजन बता रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, सर एल्डिहाइड इज मोर reactive than ketones because of two electron donating group, electrophilicity, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी हम वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनना। कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये खुद कैसे बिहेव कर रहा होगा, एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और इलेक्ट्रॉन कौन देगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो ये खुद कैसा हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये चाह रहा है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वो मेरे पास आए, इसलिए खुद कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये जितना बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी, किसकी, कीटोन की। टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज, बिकॉज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कीटोन ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कीटोन क्या होगी, डिक्रीजेस। इसी वजह से जो है ये क्या है, कम रिएक्टिव है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, और आपको जब ये लगा कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कम हो रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या हम माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि प्लस आई से तो कम हो रहा है। तो अगर कहीं माइनस आई लग रहा होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और प्लस आई के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सही बात है। और अगर हम बात करें तो माइनस आई क्यों लगता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, और प्लस आई क्यों लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, सही बात है क्या। इस तरीके से मैं ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख सकता हूं कि भैया इससे भी हम रिएक्टिविटी बता सकते हैं, कहां पे ज्यादा होगी कहां पे कम होगी। आई थिंक यहां तक कोई समस्या नहीं है, आपको समझ में आ गया कि कौन कम रिएक्टिव और कौन ज्यादा रिएक्टिव। कंक्लूजन क्या है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। चाहे यहां की बात कर लो और चाहे यहां की बात कर लो, यानी दोनों केसेस में एल्डिहाइड विनर है, तो एल्डिहाइड क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, सही बात। आप सुनना,
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग। मतलब कुछ दिया हुआ है, इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करना है। एक है मेरे पास HCHO, एक है मेरे पास CH3CHO और एक है मेरे पास CH3COCH3। मैं चाह रहा हूं हम कंपेयर करें इसकी क्या चीज, रिएक्टिविटी। तो अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो ये क्या है भाई, ये है फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। और ये क्या है, एसीटोन है, मतलब कीटोन। सही बात है। आपको पता है कीटोन तो क्या होगा, सबसे पीछे होगा। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, इसको मैं सी बोल दूं, तो आपको पता है कीटोन तो कहां होगा, सबसे लास्ट में आएगा। यानी रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी, कीटोन की। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सी की भैया सबसे कम है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आएंगे, लेकिन सुना ध्यान से, एल्डिहाइड एंड कीटोन में अगर आप देखो ध्यान से, तो इस एल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड में एक CH3 ग्रुप है। और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप SCHO में देखोगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, एक भी जगह से प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, SCHO की ज्यादा होगी। और आपका दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, B, और फिर पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, A। ठीक है ना। रीजन क्या होगा, वही स्टेरिक फैक्टर। अगर आपसे पूछे रीजन, तो रीजन क्या है, एक तो स्टेरिक फैक्टर हो गया, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा ए वाले में, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्लियर बात, इन दोनों की वजह से ही ये रिएक्टिविटी मोड रहेगा। आई थिंक यहां तक क्लियर। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। हमारे पास टॉपिक आता है सबसे पहला, एडिशन ऑफ HCl। अच्छा सुनना मेरी बात ध्यान से, एक छोटी सी बात और मैं लिख दो यहाँ, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डज नॉट occurs without medium, does not occurs without medium। यानी हमेशा मीडियम चाहिए होगा, चाहे एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, बट मीडियम हमेशा रिक्वायर्ड होगा। बिना मीडियम के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है ना। तो एक बार नोट डाउन कर लो इतना, उसका चलता हुआ आगे करा।